प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो क्रम चल रहा था यूपी कैटेट 2011-2012 के कृषि विज्ञान के प्रश्न पत्र सॉल्व किए, उसी क्रम में आज हम 2013 का कृषि विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो कि CSA यूनिवर्सिटी कानपुर द्वारा कंडक्ट कराया गया था। विद्यार्थियों, जब तक आपका पेपर होगा उससे पहले सारे जो क्वेश्चन पेपर्स यूपी कैटेट के द्वारा 2011 से 19 तक आए हुए हैं, सारे के सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। और जो भी पिछले दो वीडियो में हमने 11 और 12 के पेपर सॉल्व कराए हैं, उनकी आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम 2013 के पेपर के विषय में देखते हैं क्या क्या 2013 के पेपर में कृषि विज्ञान विषय में पूछा गया था। तो ये प्रश्न पत्र चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो पहला प्रश्न इस पेपर का हम देखते हैं। 2013 का जो प्रश्न पत्र आया था, इसका पहला प्रश्न था, भेड़ के बधिया नर को कहते हैं। पहला प्रश्न ये था, भेड़ के बधिया नर को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, भेड़ के बधिया नर को कहते हैं, ऑप्शन है हॉन्ग, बुलक, बेदर और स्टीयर। तो विद्यार्थियों, इसमें भेड़ के बधिया नर को बेदर कहते हैं। इंग्लिश में यदि आप इसकी स्पेलिंग लिखना चाहें, बेदर कहते हैं। भेड़ के बधिया नर को बेदर कहते हैं। अगला प्रश्न है, धान के पुष्प में कितने पुंकेसर होते हैं? प्रश्न लिखा हुआ है, धान के पुष्प में कितने पुंकेसर होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4 पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है 6 पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है 2 पुंकेसर और चौथा ऑप्शन है 5 पुंकेसर। तो विद्यार्थियों, हमने ये 2011 के वीडियो में भी प्रश्न आया था, गेहूं में पुंकेसरों की संख्या, यानी कि इससे प्रश्न आता ही रहता है। पुंकेसर धान या गेहूं के पूछे जाते हैं यूपी कैटेट की परीक्षा में, तो इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिए, धान और गेहूं के पुंकेसरों की संख्या। तो हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि धान में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भिंडी का बीज कहलाता है। देखिए, पिछले वीडियो में 2012 में प्रश्न आया था कि मटर की जो फली होती है उसे क्या कहते हैं। इसमें आ गया भिंडी का बीज कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, भिंडी का बीज जो कहलाता है, इसमें ऑप्शन है कूटपटीक, एरणफल, सचोल भित्ति और संपुटिका। तो इसका बीज कहलाता है संपुटिका। विद्यार्थियों, इसका बीज जो कहलाता है भिंडी का, वो कहलाता है संपुटिका। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, अरहर किस फैमिली की फसल है? तो अरहर की फैमिली, देखिए ऑप्शन है लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी और उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अरहर जो है वो लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 1, लेगुमिनेसी कुल का पौधा है अरहर। अगला प्रश्न है इसमें, भारत को किस उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का है। ये यूपी PCS 2018 की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। तो रेशम जो है, सिल्क, किस सिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया को मोनोपोली प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, शहतूती रेशम, अरंडी रेशम, मूंगा रेशम और टसर रेशम। टसर नहीं होता है, टसर। तो मोनोपोली जो इंडिया को प्राप्त है एकाधिकार व्यापार में, वो प्राप्त है टसर रेशम के व्यापार में। एकाधिकार प्राप्त है मूंगा रेशम के इंडिया को। अगला प्रश्न है, देखिए, रासायनिक रूप से रेशम बनता है। विद्यार्थियों,
पूछ रहा है कि रेशम का जो फॉर्मेशन होता है वो किस रूप में होता है। रेशम एक सेलुलोज है, रेशम एक स्टार्च है, रेशम एक गोंद है, क्या है। तो रेशम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है लिग्निन। तो विद्यार्थियों रेशम का जो निर्माण होता है, रेशम जो बनता है वो बनता है प्रोटीन से। रेशम का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बोर्ड पे देखिए, वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग में आया जाने वाला केचुआ या किस केचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ये प्रश्न है, किस केचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो फेरेटिमा पास्थोमा लिखा हुआ है, एटिफियस प्रजातियां लिखी हुई हैं, फेरेटिमा हेरेटोकीटा लिखा हुआ है और एथिक्स इसिनिया फोइटेडा लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों सबसे अच्छा जो केचुआ होता है वर्मी कंपोस्ट के लिए वो होता है इथिनिया फोइटेडा होता है, इसिनिया लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, खुरपी बनी होती है विद्यार्थियों, प्रश्न है खुरपी किस चीज़ की बनी होती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइल्ड स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा और इस्पात। तो खुरपी बनी होती है माइल्ड स्टील की, किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है खुरपी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों देखिए, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, देशी हल किस श्रेणी में आता है। प्रश्न है देशी हल किस श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन देखिए, हल, कल्टीवेटर, हैरो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साधारण सी बात है कि देशी हल ही है। तो इसमें हम पहले ऑप्शन को सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 देशी हल एक बहुउद्देशीय हल है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10, 0.5 से लेकर के 1 मीटर गहरा पानी उठाया जाता है, यानी कि 0.5 से लेकर के 1 मीटर तक गहराई में हम पानी उठाएंगे, तब किस यंत्र का यूज़ करेंगे। तो देखिए ऑप्शन है चरसा, रहट, लो लिफ्ट पंप और चौथा ऑप्शन है इजिप्शियन स्क्रू। देखिए विद्यार्थियों, लो लिफ्ट पंप जो सिंगल पंप, डबल और सिंगल या अपर पंप या लोअर पंप, 2 पंप होते हैं इसमें। तो यहीं पर इसीलिए लिखा हुआ है लो लिफ्ट पंप, इसे देखकर परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। चरसा, रहट है ये, रहट, चरसा और इजिप्शियन स्क्रू। तो इसका सही आंसर होगा इजिप्शियन स्क्रू। इजिप्शियन स्क्रू के सिद्धांत पर विद्यार्थियों काम करता है और इससे तालाब से पानी निकाला जाता है। तालाब में इजिप्शियन स्क्रू को लगा करके और 0.5 से 1 मीटर गहराई से के बीच में पानी उठाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए की गति दर्शाई जाती है विद्यार्थियों। ऑप्शन है पहिए की गति दर्शाई जाती है, किसमें दर्शाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है चक्कर प्रति मिनट, तीसरा है स्ट्रोक गति और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसमें सही हो जाएगा चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट के द्वारा पहिए की गति दर्शाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है कटाई, मड़ाई, ओसाई की जाती है। यहाँ पर कटाई है, कटाई, मड़ाई एवं ओसाई की जाती है। ऑप्शन है आलपैट थ्रेशर, पावर थ्रेशर, कंबाइन और रीपर। देखिए विद्यार्थियों तीनों काम जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं कंबाइन के द्वारा, यानी कि कंबाइन जो है फसल को ज़मीन से काटती भी है, काटने के बाद उसकी थ्रेशिंग भी कर देती है और थ्रेशिंग करने के बाद उसको ओसा भी देती है। उसी में मशीन में ही ब्लोअर्स लगे होते हैं जिनके द्वारा अनाज साफ हो जाता है। तो तीनों काम एक साथ में कौन कर देता है, कंबाइन कर देता है। कौन कर देता है, कंबाइन, यानी कि कटाई भी कर देती है, ज़मीन से काट लेती है, उसके बाद उसकी थ्रेशिंग कर देती है अंदर ही, और उसके बाद
जो ब्लोअर्स होते हैं उनके द्वारा अनाज को साफ भी कर देती है। तो तीनों काम हो गए, किसके हो गए, कंबाइन के हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है D1 की गणना करें यदि N1 = 10 दांते और N2 = 8 दांते और D2 = 400 दांते चक्कर प्रति मिनट हैं। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है D1N1 = D2N2। तो इस फार्मूले से सीधा सा ये प्रश्न आ जाएगा आपका। तो D1 × 10 = 8 × 400, तो ये हो जाएगा देखिए विद्यार्थियों, इसका D1 का जो आंसर आएगा वो 320, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे हम, यदि D1 की गणना करें N1 = 10 दांते, N2 = 8 दांते, तो D2 में चक्कर 400 प्रति मिनट हैं। तो D1 की गणना करनी है हमें। तो D1N1 = फार्मूला होता है D2N2। तो उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निकेल स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। विद्यार्थियों निकेल स्टील जो होती है उसका यूज़ बहुत सॉफ्ट चीज़ों में इंजन बनाने में किया जाता है, ब्रास में किया जाता है। इंजन के ब्रास को बनाने में निकेल स्टील का यूज़ किया जाता है। ये बहुत बारीक सी परत होती है निकेल इस्पात की, बहुत हल्की जगहों पर लगाई जाती है इंजन में। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। निकेल स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.1 से लेकर 0.50% तक, 0.1 to 0.50% तक होती है निकेल स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है इस सीरीज में। जो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, खिंचाव की इकाई लिखें। ठीक है, तो खिंचाव की इकाई क्या होगी विद्यार्थियों? खिंचाव बराबर होता है कि खिंचाव कितना है kg, और उसके ऑब्लिक में कर देते हैं बटे में एरिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है kg प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम kg सेंटीमीटर और kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। खिंचाव मापेंगे kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति बराबर होती है। तो विद्यार्थियों एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट। इसमें आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट। अगला प्रश्न है गहराई नियामक का प्रयोग करते हैं, यानी कि गहराई नियामक पहिया जो होता है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? जो गहराई नियामक पहिया हलों में लगा होता है उसका यूज़ किस हल में करेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। प्रजा हल है, पंजाब है, शाबाश हल है और मेस्टन हल है। तो गहराई नियामक पहिया का विद्यार्थियों इस्तेमाल करते हैं हम पंजाब हल में। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में कौन सिंचाई कार्य सूची मापदंड किसानों की मान्य है? देखिए निम्न में कौन सिंचाई कार्य सूची मापदंड किसानों की मान्य है? तो पहला ऑप्शन है मृदा आर्द्रता दबाव, पैन वाष्पन, क्रांतिक वृद्धि अवस्था, पौधों में जलग्राही क्षमता। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्रांतिक वृद्धि अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न जो है विद्यार्थियों अगला वो ये है कि गेहूं की अधिकतम उपज देने वाली मैक्सिमम प्रजातियों को विकसित किया था
तो गेहूं की अधिक उपज देने वाली मैक्सिकन प्रजातियों को विकसित किया था। ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर बी.पी. पॉल, डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, मैक्सिकन गेहूं की प्रजातियों को डेवलप किया था डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग ने। डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग ने नॉर्मन ई. बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना, पूछा जाता है प्रश्न में कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नॉर्मन ई. बोरलॉग को दिया गया है शांति के क्षेत्र में। तो विद्यार्थियों, शांति के क्षेत्र में दिया गया था, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज़ दिया ही नहीं जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक शाकनाशी है, यानी कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है? तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं ऑप्शन, एट्राजीन, पैराकाट, डाइकाट, ग्लाइफोसेट। तो इसमें विद्यार्थियों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एट्राजीन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, चयनात्मक शाकनाशी है। अगला प्रश्न जो विद्यार्थियों है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रक्रिया शून्यकर्षण क्रिया को सफलता में सहायक बनी है? तो इसमें ऑप्शन है कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी और भूमि सुधारक। तो विद्यार्थियों ये लंबा विषय है, इसको जब हमारी क्लास होगी इसकी, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन से बताएंगे किस तरीके से जो शाकनाशी है इसका यूज शून्यकर्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है पौधे की कोशिका जल अपर्याप्त होगा यदि इसकी उपलब्धता तनाव है। तो विद्यार्थियों इसके ऑप्शन हैं 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, सोयाबीन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, इसके अतिरिक्त तेल का प्रतिशत लगभग होता है। तो भाई विद्यार्थियों सोयाबीन में प्रोटीन लगभग 42% होती है और इसमें ऑयल कंटेंट होता है 20%। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सी वाला, 20% ऑयल होता है सोयाबीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2.1 प्रकार की फैलाव रहित मृत्तिका खनिज का उदाहरण है 2.1 टाइप नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स कौन सा है, ये पूछ रहा है। 2.2:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप मिनरल्स कौन सा है? तो उसमें आपका आंसर सही हो जाएगा माइका। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मृदा कणों के स्थापन क्रम को कहा जाता है। मृदा कणों के स्थापन क्रम को कहा जाता है, ऑप्शन है मृदा विन्यास, मृदा गठन, मृदा संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों ऐसे कहा जाता है मृदा विन्यास, मृदा कणों के स्थापन क्रम को मृदा विन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है जो विद्यार्थियों यह है, निम्नलिखित पदार्थ डालने से क्षारीय भूमि में अच्छी फसल संभव हुआ है। तो इसमें से गोबर की खाद, हरी खाद, जिप्सम और सभी। तो इसमें ऑप्शन सी लास्ट वाला सही हो जाएगा, सभी से ही क्षारीय मृदा जो है सही हुई है इनको डालने से। अगला प्रश्न है, अधिक आर्द्रताग्राही उर्वरक है यानी कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कौन सा है? हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कौन सा है? तो हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है यानी कि अधिक आर्द्रताग्राही उर्वरक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, CAN और अमोनियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा,
अमोनियम नाइट्रेट हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपेक्षाकृत आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्णन किया, यानी कि क्लासिफिकेशन किसने किया? आवश्यकता एसेंशियलिटी का क्लासिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स का किसने किया? तो एसेंशियलिटी का न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन किया था अर्नान और स्टूट ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अर्नान। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, गोबर की खाद है, गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद है, ऑप्शन लिखे हैं लवणीय भूमि सुधार हेतु संतुत, मृदा को अम्लीय बनाने वाली, पौधों हेतु संतुलित खाद्य पदार्थ, मृदा को क्षारीय बनाने वाली। तो विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधों हेतु संतुलित खाद्य पदार्थ है, पौधों हेतु संतुलित खाद्य पदार्थ है गोबर की खाद। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो विद्यार्थियों यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थूल जीवांश खाद है, यानी कि बल्कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो किस खाद में होता है, किस मैन्योर्स में होता है? तो पहला है सोडियम नाइट्रेट, दूसरा है म्यूरेट ऑफ पोटाश, तीसरा है गोबर की खाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैटर हमें मिल जाएगा गोबर की खाद में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बल्कि ऑर्गेनिक मैटर होता है गोबर की खाद में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से अधिक कुशल सिंचाई की विधि कौन सी है? निम्नलिखित में से अधिक कुशल सिंचाई की विधि कौन सी है? ऑप्शन है तोरण सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, कुंड सिंचाई, थाला सिंचाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, छिड़काव सिंचाई, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। छिड़काव सिंचाई सबसे अच्छी सिंचाई की विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो विद्यार्थियों वो ये है, गेहूं की फसल में आवश्यक सिंचाई अवस्था है, तो ऑप्शन दिए गए हैं सिल्किंग, टेसलिंग और सीआरआई, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्राउन रूट इनिशिएशन सीआरआई स्टेज पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई या वर्षा के 48 से 72 घंटे बाद मृदा में जल संचय को कहते हैं, यानी कि सिंचाई करें या वर्षा हो जाए उसके 48 to 72 आवर्स के बाद जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है इसमें प्रारंभिक मिलान बिंदु, क्षेत्र क्षमता, स्थायी मिलान बिंदु, दबाव ढाल। इसको विद्यार्थियों कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको कहेंगे क्षेत्र क्षमता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम इंटर स्पेसिफिक संकर कपास 1972 में विकसित हुई प्रजाति है। इसमें ऑप्शन है गोदावरी, सावित्री, शंकर 4 और 12 लक्ष्मी। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, हाइब्रिड 4। इसका आंसर सही होगा हाइब्रिड 4, इंटर स्पेसिफिक प्रजाति है हाइब्रिड 4। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू की अतिशीघ्र तैयार होने वाली प्रजाति है जो अर्ली तैयार होती है, अर्ली वैरायटी आलू की। तो अर्ली प्रजाति में आलू की सबसे अर्ली होती है, इसमें से ऑप्शन है कुफरी, कुफरी सिंदूरी, अलंकार, लाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है सबसे पहले कुफरी अलंकार, कुफरी लबकार, ये सब प्रजातियां अर्ली हैं आलू की। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकनाशी मचेटी का सामान्य नाम है, यानी कि जो मचेटी है उसका साधारण नाम क्या है? तो मचेटी का साधारण नाम है ब्यूटाक्लोर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ब्यूटाक्लोर मचेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बाजरा की रोपाई में बीज दर है,
यानी कि साधारण बीज दर अगर हमसे पूछता बाजरा के तो हम बता देते 4 से 5 किलोग्राम, लेकिन रोपाई में पूछ रहा है, ट्रांसप्लांटिंग में बीज दर पूछ रहा है बाजरा की, तो ट्रांसप्लांटिंग में बीज दर जो बाजरा की हो जाएगी वो 1 किलोग्राम हो जाएगी, 1 kg। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के लिए किस तत्व को मृदा ऊर्जा कहते हैं? पौधे के लिए किस तत्व को मृदा ऊर्जा कहते हैं, यानी कि सॉइल एनर्जी कहते हैं किस तत्व को? तो इसमें से पहला ऑप्शन है NPMO और ZN। तो जो मृदा ऊर्जा कहते हैं इसमें से वो हम कहते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस को मृदा ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मक्का की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधे होंगे। विद्यार्थियों ये भी प्रश्न लगाने के लिए है, लेकिन हम आपको साधारणतया बता दे रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 82,000, 1 लाख, 1,25,000 और 1.5 लाख। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो 1 लाख पौधे होंगे। इस अगर हम डिस्टेंस से पौधे बोएंगे 50 × 20 सेंटीमीटर से, तो 1 लाख पौधे लगेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरोइंग वर्णित करता है, यानी कि एरोइंग शब्द किस फसल से संबंधित है? निम्नलिखित में से ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है? तो पहला है गेहूं में फ्लावर प्राइमोडिया की शुरुआत। दूसरा ऑप्शन है कपास में फूल लगना। तीसरा रागी में फूल लगना। और चौथा है गन्ने में फूल आना। तो एरोइंग संबंधित है गन्ने में फूल आने से। एरोइंग संबंधित है गन्ने में फूल आने से। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, इस सीरीज में अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों में प्रोटीन में बहुलता पूर्ण स्रोत है, यानी कि किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन विद्यार्थियों निम्नलिखित में से अनाज, मिलेट्स और पल्सेस और ये सभी। वैसे प्रोटीन तो सभी में होती है, लेकिन अगर इनमें से सबसे अधिक पूछा जाए तो दलहन में होती है प्रोटीन, पल्स में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय में अधरवृक्ष पाया जाता है। गाय में अधरवृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, गाय में अधरवृक्ष आगे वाले पैरों के दोनों जो पैर होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, सींग के मध्य, अगले पैरों के मध्य, पिछले पैरों के मध्य। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले पैरों के मध्य गाय में अधरवृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथुन पशु पाए जाते हैं। देखिए मिथुन एक प्रकार से जो नर भैंसे होते हैं उनकी तरह लगते हैं। भैंसों में बाल कम होते हैं बॉडी पर, मिथुन में बाल अधिक होते हैं। इसके शरीर पर, कंधों पर बाल होते हैं और अधरवृक्ष पर बाल होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा बड़ा दिखता है भैंसे से, आगे वाला शरीर इसका बड़ा होता है। मिथुन ये प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मिथुन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय के नवजात बछड़े को हरा चारा खिलाना प्रारंभ करना चाहिए। तो गाय के नवजात बछड़े को विद्यार्थियों जन्म के 15 दिन के बाद चारा खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जन्म के 15 दिन बाद। तो इसमें कोई ऑप्शन है जन्म के, इसमें विद्यार्थियों ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं सारे के सारे। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है जन्म के 15 महीने बाद, यहाँ पर महीने काटकर 15 दिन से, ये सही हो जाएगा। जन्म के 15वें दिन से, 15वें महीने से नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर है। तो विद्यार्थियों ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर जो है वो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर।
नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु प्रदूषण कर सकते हैं। दूध की बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु प्रदूषण कर सकते हैं। ऑप्शन है गंदे पानी के द्वारा, बीमार ग्वाले के द्वारा, गंदे बर्तन के द्वारा, गंदे ऐन के द्वारा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में वैसे ऑप्शन एक आना चाहिए था उपयुक्त में से सभी, लेकिन अगर हम इसमें से देखते हैं तो गंदे यूटेनिल्स बर्तन नहीं प्रयोग करना चाहिए। जो दूध दूहने वाले बर्तन हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, गंदे, इसी से ज़्यादातर फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त स्थापक दवा है, यानी कि जो रक्त बह रहा है उसको रोक देना। रक्त बहने को रोकने के लिए कौन सी दवा यूज़ करते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरोफार्म, फिटकरी और तूतिया। तो इसमें सही ऑप्शन होगा फिटकरी। रक्त स्थापक जो है वह है फिटकरी। नेक्स्ट, हंसिया के आकार के चपटे सींग पाए जाते हैं। प्रश्न है, हंसिया के आकार के चपटे सींग पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं सूरती नस्ल में, सूरती भैंस में। हंसिया के आकार के चपटे सींग पाए जाते हैं सूरती भैंस में। नेक्स्ट प्रश्न है, तो विद्यार्थियों इस सीरीज में जो 2013 CSA ने क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराया था उसमें हमको 49 प्रश्न मिल गए हैं। तो 49 प्रश्नों को हमने आपको समराइज किया। विद्यार्थियों, इस समय हम केवल आपको प्रश्न ही बता देते हैं कि प्रश्न क्या है, आंसर क्या है, लेकिन जब क्लास चलेगी तो हम विधिवत तरीके से आपको एनालाइज कराएंगे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, और इसी प्रकार से अगला जो पेपर होगा 2014 का उसको हम समराइज करेंगे नेक्स्ट दिन। विद्यार्थियों, धन्यवाद।